क्षेत्र के आए सभी हमारे स्टूडेंट्स का ओम कोचिंग संस्थान में क्या है स्वागत है। आप आइए और बाकियों को भी इस पाठशाला में आकर के पढ़ने का अवसर दिलवाइए और जो हमारे पास जो भी जानकारियां हैं जो उनके काम आ सकती हैं या आगे चल के उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह की भी सहयोग की जरूरत होगी उस लेवल पे हम लोग कोशिश करेंगे और उनको पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनको हर तरह से सफल बनाने का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी टीम है जिसमें सूरज सर भी है और अन्य लोग भी हैं। तो हम सब मिल करके क्या करेंगे, इन सब बच्चों को जो भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी अन्य क्लासेस भी चलती हैं, उसमें भी जो आगे आना चाहते हैं उनको हम सफल बनाएंगे। इसके साथ साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसे मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, व्हाइट बोर्ड पर फॉर्म कर दिया है। तो इसको अगर हम समझना चाहेंगे तो आखिरकार भारत के भौतिक स्वरूप की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी भी क्षेत्र के भौतिकी को देखते हैं तो जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को हमने देखा तो देखते हैं हम उसके सबसे पहला जब आप किसी को बात करते हैं कि भाई ये कैसा है, तो आप सबसे पहले उसके फिजिकल रूप को देखते हैं, भौतिक स्वरूप को ही देख करके, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो या कोई जानवर में भी हो। ठीक है, जैसे हिरन हो गया तो हिरणों की भी अपनी अपनी प्रजातियां हैं। हमारे यहाँ नीलगाय बगतायर में पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप मणिपुर के डांसिंग डियर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो ज़्यादा सुंदर है। तो भौतिक स्वरूप क्या करता है, भौतिक स्वरूप आपके मन मस्तिष्क पर क्या करता है, प्रभाव छोड़ता है। और जब आप उस प्रभाव से वाकिफ हो जाते हैं तो इसी प्रभाव का दीवाना कौन हुआ था, बाबर हुआ था। क्या हुआ था, बाबर। जब वो आक्रमण करने आया था तो वो यहाँ के लोगों से नहीं प्रभावित हुआ, उसने यहाँ के लोगों को कुरूप कह दिया कि यहाँ के लोग क्या हैं, कुरूप है। लेकिन उसके बाद भी उसने ये कहा कि भारत का जो वातावरण है, भारत का जो एटमॉस्फेयर है और भारत का जो पर्यावरण है, यहाँ के जंगल पठार नदियाँ और यहाँ की जो हरियाली है वो विश्व में शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में होगी। और इसका जिक्र उन्होंने कहाँ किया हुआ है, फारसी में लिखी हुई अपनी बाबरनामा में लिखा हुआ है। सॉरी, शायद तुर्की में लिखा है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। तो बाबरनामा में उन्होंने अपनी ये पुस्तक में इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो हम इस बात से भली भांति वाकिफ है कि किसी का भी भौतिक स्वरूप हमारे लिए क्या करता है, बहुत ही मायने रखता है। उसी तरह से जब हम अपने भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो हमारे मन में एक कौतूहल जागता है या कौतूहल उठता है कि हम आखिरकार इसे पढ़े कैसे, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा विविधता है, चाहे वो सामाजिक विविधता हो, चाहे वो पर्यावरणीय विविधता हो, चाहे वो मौसमी विविधता हो, चाहे वो जलवायुकृत विविधता हो, ठीक है, चाहे वो कृषि जलवायु विविधता हो। अगर इन सब की बात करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भारत में अलग अलग तरह की विविधताएं हैं और ये पर्यावरण से भी संबंधित है। और इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे भारत के भौतिक स्वरूप पर पड़ता है। तो अगर हम अपने भारत के भौतिक स्वरूप की जब बात करते हैं तो हमारे भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस रूप में जाना जाता है, इसको हम 6 भागों में देख सकते हैं। कितने भागों में देख सकते हैं, 6 भागों में देख सकते हैं, जिसे मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड रूप है ये इसका, जिसे जैसे कि हम कह सकते हैं उत्तर भारत के महान पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं हिमालय के या महान हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, ये भी हम कह सकते हैं, या हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र कह देंगे तो भी इसमें गलत नहीं है। कृपया आप सब इस पर ध्यान दीजिए और फोकस बनाइए, बाद में अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। इसका जो दूसरा स्वरूप है उसको हम कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। तीसरे स्वरूप की अगर हम बात करते हैं, भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। चौथे स्वरूप की जब हम बात करते हैं
भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। पांचवें स्वरूप की जब हम बात करते हैं, भारत के तटीय क्षेत्र, और जब हम इस भौतिक उपविभाजन को या भौतिक उपविभाजन के जब हम छठे स्वरूप की बात करते हैं, इसी को हम कह देते हैं भारत के द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, कभी कभी हम लोग भारत के तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र को एक साथ रखकर भी सीख लेते हैं, क्योंकि इनका जो सीधा संबंध है वो भारत के समुद्री क्षेत्रों से है ना। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये इसका उप विभाजन है, उप प्रादेशिक स्वरूप है। क्या है ये, भारत का उप प्रादेशिक स्वरूप। अब हम लोग जब इस स्वरूप की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपके पास सामने ही एक क्या रखा है, मैप मैंने बना रखा है, एक मानचित्र मैंने फॉर्म किया है, जो भारत के भौतिक स्वरूप का मानचित्र है। इस भौतिक स्वरूप की जब मैं व्याख्या करूंगा, तो आपको यहाँ हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, इस तरह के तमाम उत्तर साइड में जो लाइन्स दिख रहे हैं, या मैं अगर इसे इंगित करना चाहूँ तो मैं इसे एक छोटे से ग्राफ में इंगित कर देता हूँ, या आप कह सकते हैं पैमाना। ये क्या होता है, इंडिकेशन होते हैं। जब आप कभी मैप को फॉर्म करते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें ये समझने में क्या करते हैं, आसानी पैदा करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि सर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, हम पहचाने कैसे, तो जो मैंने बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड लाइनें ऐसे खींच रखी हैं, ये सबके सब क्या हैं, पर्वत हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्या है ये, पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो मैंने डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे बना रखा है, ये क्या है, ये मरुस्थल है। और जिसे मैंने एकदम सादा रखा हुआ है, ये क्या है, विशाल मैदान है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो ऐसे सर्कुलर क्षेत्र में बना रखा है, ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र। इसके अलावा मैंने इसमें बहुत छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को भी दर्शाया है। अगर आप इसे भी देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ डॉटेड लाइंस दिखाए हैं, तो ये जो डॉटेड लाइंस मैंने दिखाए हैं, ये भी पर्वत तो हैं, लेकिन ये हमारे भारत के अवशिष्ट पर्वत हैं। हो सकता है मैप में आपको स्पेशली अलग से ना दिखाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्पेशली याद रखें, क्योंकि ये जो पर्वत दिख रहे हैं, जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, जो सिंगल रूप में, जैसे कि डॉटेड लाइंस को मैं कह देता हूँ, ये वाले डॉटेड लाइंस, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसे हम भारत के महान जल विभाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत के महान जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है, ये वो जगह होती है, वो क्षेत्र होता है जो कुछ पहाड़ी जैसी नुमा संरचना होती है, पहाड़ी ही एक होती है, जो ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, और इस ऊंचे स्थान को जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो ओवरटेक नहीं कर पाती। कभी कभी जैसे कि अरावली क्या है, जब यहाँ से मानसून की हवाएं आती हैं तो ये इसके पैरेलल में चली जाकर के यहाँ पर वर्षा करती हैं। इस वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती और इसका प्रभाव हमें रेगिस्तान के रूप में दिखता है। ठीक है, उसी क्रम में ये देखिए आपको नर्मदा का भ्रंश और यहाँ ताप्ती का भ्रंश दिखेगा। उन दोनों के, ये दोनों किसके इर्द गिर्द हैं, ये हकीकत में विंध्य पर्वत श्रेणी है हमारे पास, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगर आप इन दोनों पर्वत श्रेणी और अरावली को देखेंगे, तो ये हमारे भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे पर्वत है ये हमारे भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत हैं। और इनमें से भी अरावली जो श्रेणी है, ये हमारे विश्व की अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में भी बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जिसका कालखंड कब से माना जाता है, आर्कियन क्रम का माना जाता है। ये वो समय कालखंड है जिस समय हमारा अर्थ या हमारी पृथ्वी अपने स्वरूप को प्राप्त
प्राप्त करने की शुरुआत कर रही थी। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी गर्म थी तब तो मैग्मा थी, ऊपर की सतहें बहुत गर्म चल रही थी, बम्बार्डिंग हो रही थी धूमकेतुओं की, ठीक है, उल्काओं की। इसके साथ साथ ये स्टेबल नहीं थी हमारी अर्थ, बहुत सारे मात्रा में कुछ समुद्र सागर कुछ भी नहीं बन पाए हैं अभी सही से, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब प्रक्रिया में है। तो करीब एक समय आता है 60 करोड़ साल पहले का, जिसे हम लोग प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल 60 करोड़ से आगे का जो पीछे का समय है 5 अरब साल तक, वो वाला कालखंड माना जाता है। उसके बाद एक समय आता है 50 से 60 करोड़ वर्ष के बीच का, यानी 10 करोड़ साल। उन 10 करोड़ साल के बीच में स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणियां, जो कि कहाँ है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में है। उसी के क्रम में अरावली की पर्वत श्रेणियां भी मानी जाती हैं कि ये भी यहाँ भारत में या भारतीय प्रायद्वीप में फॉर्म हुई थी। और ये भारतीय प्रायद्वीप यहाँ था भी नहीं जहाँ पे आज है, ये हकीकत में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण साइड अंटार्कटिका में कहीं पे जुड़ा हुआ था और इनका विस्तार चल रहा था। तो ये क्या है, भारत की या पृथ्वी की भू आकृतिक विज्ञान है, जो हम इसे आगे चल के जब हमें समय मिलेगा या आपको अगर अच्छे से आगे पढ़ना होगा तो हम इसे विस्तार से समझाएंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है और ये सब कार्य कैसे करते हैं। वापिस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये लाइनिंग्स को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के पुराने पर्वत श्रेणी, क्या बोलेंगे, पुराने पर्वत श्रेणी। अब आपने जब ये इंडेक्स बना लिया है, ये जब तालिका आपने बना लिया है, तब मुझे लगता है कि आपको ये मैप समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये मैप समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे हजारीबाग बघेलखंड के बीच में और इस तरफ झारखंड में एक पठारी क्षेत्र है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ठीक है। अब ये छोटा नागपुर का पठार कैमूर पहाड़ी, बघेलखंड और हजारीबाग के इर्द गिर्द ये वाला बेल्ट है। ये हमारे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, रूर जर्मनी में है, जो कि कोयला समृद्ध क्षेत्र है, इसे उपमा दी गई, ठीक है। ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और भारत का 80% कोयला यहीं से प्राप्त होता है और उत्तम श्रेणी का कोयला हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार। और ये जो आप छोटा सा सर्कल देख रहे हैं, इसे हम लोग राजमहल पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे, राजमहल पहाड़ी। ये वही पहाड़ी है जो हमारे प्रायद्वीप का, जो भारतीय प्रायद्वीप का जो मध्यवर्ती उच्च प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्या है, ये उठा हुआ भाग है, जो हमें बंगाल और बिहार के बीच में दिखता है और झारखंड जैसे न्यूक्लियर शेप में दिखता है। ये भी, इसका भी एक मैकेनिज्म है, इसका भी अपना एक सिस्टम है जिसकी वजह से इस रूप में है। ये भी हम आगे समझेंगे जब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे पर्वत पठार पहाड़ बने थे, ठीक है। वापिस अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और टॉपिक हमारा क्या था, भारत का भौतिक स्वरूप। मैं आपको अब ये पूरा मैप क्या करना चाहूँगा, विस्तार से समझाना चाहूँगा। इसे आप अगर समझें तो जब हम उत्तर भारत के महान पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उत्तर भारत के महान पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले हमें याद आता है भारतीय महान हिमालय। क्या याद आता है, भारतीय महान हिमालय, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, जिनकी अपनी 3 श्रृंखलाएं हैं, जिनकी अपनी 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। ये तीनों श्रृंखलाओं की अगर मैं बात करूं तो महान या बृहद हिमालय, मध्य और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। इसके बाद इन्हीं के अवशेष या शिवालिक और आगे के जो नदियां आ रही हैं उनके अवशेष के रूप में यहाँ पे शिवालिक भाबर आपको मिलेगा। और इन्हीं जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर्स जो नदियों के साथ बहकर चले आए हैं और आगे इनका कुछ दूरी अब 15 से 16 किलोमीटर के बीच में एक बहाव हुआ है, यहाँ पर नदियाँ हो जाती हैं विलुप्त। और नदियों के विलुप्त होने का मतलब ये नहीं वो गायब हो गई है। अगर आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप इतना सा कंकड़ लीजिए और कंकड़ लेकर के ऐसे कटोरी में फेंक दीजिए और अब आप उसमें पानी डालें, जब तक आप उस कटोरी को नहीं भर देंगे तब तक आपको पानी दिखेगा नहीं। लेकिन क्या हकीकत में वहाँ पानी नहीं है? बिल्कुल है। तो कुछ उसी रूप में हमारी नदियों का व्यवहार यहाँ होता है, उनका व्यवहार कुछ उसी रूप में होता है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थरों के नीचे ये नदियाँ क्या होती हैं, हमें विलुप्त सी दिखाई देती हैं
और जैसे ही हरिद्वार या उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं हल्के से, जो कि यूपी से हल्का सा सटे हुए वर्तमान में, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती हैं, नदियां वापिस प्रकट हो जाती हैं। ऐसा समझ रहे हैं ना आप? पत्थर था ऊंचाई पे, वापिस नदियां आई, धीरे धीरे पानी इकट्ठा हुआ, समतल ढाल कम हुआ और नदियां दिखने लगी। और इसी के बाद ये सबके सब जहाँ पे नदियां बोल्डर प्ले के बाद दिखती हैं, ये सबके सब तराई वाले क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? ये तराई के क्षेत्र होते हैं। और ये तराई के क्षेत्र बाढ़ के मैदान में भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो हर साल गर्म मौसम, आर्द्र, उसके अलावा पानी की भरपूर मात्रा, अगर बार बार कहीं पानी पहुंच रहा है और दलदली क्षेत्र बना रहा है, रुक रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। ठीक है। और यही सब आप देखते हैं कि गोरखपुर में जो बुखार चलता है ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस, उसके अलावा फाइलेरिया किस्म की जो हाथी पाँव फाइलेरिया वगैरह की जो कृमि वगैरह होती है, और पौधों को भी नुकसान करने के लिए जो एक अनुकूल वातावरण चाहिए बैक्टीरिया और जीवाणुओं को, ठीक है, वो सबके सब के लिए यहाँ अनुकूल स्थिति मिल जाती है, यहाँ पे पनपने लगते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, बीमारी का प्रकोप एकाएक बढ़ जाता है तराई क्षेत्र में। वजह समझ में आई तराई क्षेत्र में बीमारी क्यों बढ़ जाती है? इससे निपटने के लिए सरकार को बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, और कभी कभी सरकारें असफल भी रहती हैं, और वो बहुत प्रयास करने के बाद भी इन चीज़ों से निपट नहीं पा रही। आगे बात किया जाएगा जब हम मानव भूगोल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसके जस्ट बाद जैसे ही नदियाँ आती हैं, अब यहाँ से तराई के बाद से ही क्या होता है, अब नदियाँ अपने फ्लो में चल रही हैं, ढाल बंद हो चुका है। उसके बाद नदियाँ जिस तरफ हल्का ढाल है वहाँ से बहती हुई आगे चल के यहाँ गंगा सागर और यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का एक क्षेत्र है, मिल जाता है, जो जमुना बनता है तो बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। इसी क्रम में गंगा यमुना का ये जो क्षेत्र है, इसकी वजह से उत्तर भारत का क्या है, विशाल मैदान बन चुका है। और ये मैदान इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर ये नदियों द्वारा लाए गए जो, क्योंकि ये पत्थर को काटेंगे, ऊपर से पत्थर ला रहे हैं, पत्थर के बाद तराई वाले क्षेत्र में छोटी छोटी बजरी सिल्ट प्ले हो जाती हैं। इनके बाद भी इनकी बजरियों को भी, ये क्योंकि पानी हमेशा क्या करता है, काटने छाटने का काम करता है, तो ये पत्थरों की छोटी छोटी बारीक कण को और फैला देता है, और फैलाते फैलाते इस तरह से पूरे मैदान का क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया है। और इस मैदान को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं, जब इसे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतीय महामरुस्थल। ये मैंने आपको वजह बताई, ये महामरुस्थल ये एक्चुअल मरुस्थल नहीं है, वास्तविक मरुस्थल नहीं है जैसे कि सहारा वगैरह है। ये इसका क्रमिक विकास हो रहा है, और इसके लिए जलवायु और भौतिक कारक क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसके लिए कैसे कारक जिम्मेदार हैं, जलवायु और भौतिक कारक जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर हमारे महामरुस्थल में सहारा की तरह या अन्य मरुस्थलों की तरह बड़े बड़े छत्रक शिला आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम इसे एक्चुअल मरुस्थल, और यहाँ की जो मिट्टी है या बालू जो बजरी सिल्ट वगैरह है, उनकी उत्पादकता भी ठीक ठाक है, और उसके अलावा विश्व के मरुस्थल की कंडीशन से भी यहाँ की कंडीशन अलग है। ठीक। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे तो हमें कच्छ का रण दिखता है, कच्छ का रण दिखता है जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर वारदा की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ, ये हमें तमाम, ये जो ये वाला बेल्ट है, इसे हम लोग जूनागढ़ या सौराष्ट्र प्रांत क्षेत्र में रखते हैं। जूनागढ़ रियासत आपको याद है, ये वही रियासत है जो भारत में विलय नहीं चाहता था, यहाँ की आम जनता नहीं, यहाँ का शासक। ठीक है। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र हमारे पास गुजरात में मिल जाता है, और इसे हम लोग या कच्छ का प्रायद्वीप कहते हैं, इसे काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर सौराष्ट्र प्रांत वगैरह है। यहाँ से होते हुए अब ये जो बेल्ट है, जो कि बिंद नगार और यहाँ अरावली, इन सबके ये उच्च पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र शुरू होता है। क्या शुरू होता है, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र शुरू होता है। अब ये भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमें अलग अलग पठार मिलते हैं, जिसमें डेक्कन ट्रैप भी है। मैंने यहाँ कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ रायलसीमा पठार भी है। इन सब पठारों को जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब मैं डेक्कन ट्रैप की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेक्कन ट्रैप की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेक्कन ट्रैप काफी बाद में हुई घटना थी। ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। और यहाँ पे अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, और एक घटना के अनुरूप अरब सागर का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जिसे हम लोग पश्चिमी घाट पहाड़ियों के रूप में जान जाते हैं।
और इस तरफ पूर्व क्षेत्र में क्या पूर्वी घाट पहाड़ियों के रूप में जानते हैं, और इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी घाट के रूप में जानते हैं। मतलब ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र या पूरा का पूरा जो भ्रंशन वाला क्षेत्र है जो उठ गया है और एक तरफ दब गया है तो कुछ ऊंचाइयां पैदा हुई, उस क्रम में ये दोनों जहां आकर मिल रही हैं उसी को हमने क्या कहा, नीलगिरी घाट कहा, नीलगिरी घाट कहा। यहाँ पर दोदा बेट्टा नामक पहाड़ी या दोदा बेट्टा नामक चोटी भी है। इसके नीचे हम लोग अन्नामलाई पहाड़ियों की बात कर लेंगे, कार्डोमम पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की शिखर भी आपको मिल जाएंगे। पलनी पहाड़ियाँ हैं और पलनी, जावड़ी और सेवाराय जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु की हैं। इसके अलावा आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में नंदयाल की पहाड़ियाँ, नल्लामला की पहाड़ियाँ, पालीकोंडा, वेलकोंडा, इसके अलावा शेषचेलम की पहाड़ियाँ भी आपको मिलेंगी। इसके जस्ट ऊपर हम जाएंगे तो हमें तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार आपको दिख रहा होगा। दंडकारण्य वही क्षेत्र है जो रावण के मामा से संबंधित ऐसा कहानियों और दंत कथाओं में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुके और इस पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग तुरंत ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उड़ीसा बगल में है। उड़ीसा में आपको महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी और गरजक की पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे आपदाग्रस्त राज्य भी माना जाता है, जो बाढ़ और तूफान से सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावित है, और जिससे बहुत ज्यादा क्या है, नुकसान हो रहा है, मानवीय नुकसान भी और आर्थिक नुकसान भी, हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी सरकार को क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और शेल्टर्स का निर्माण करना चाहिए, उनसे निपटने की विधियों का और तेजी से क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए। यहाँ ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ, ये बिंद सतपुड़ा, इसके नीचे हमारे पास ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियाँ और अजंता पहाड़ी है। इसके और हम नीचे आएंगे तो हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, बालाघाट, और यहाँ कर्नाटक का पठार के ऊपर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में ही आपको मैंने कहा मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझते चलिए। और ये पूरा का पूरा जो रीजन दिख रहा है तो किस शेप में दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। कैसे शेप में दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। तो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस रूपरेखा में है या किस ज्योमेट्रिकल शेप में है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, प्रायद्वीप तो त्रिभुजाकार मैक्सिमम होता ही है। उसकी अपनी परिभाषा एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। लेकिन हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी क्या कर रहा है, अपने आप में ऊपर तक आप लेकर जाएंगे तो भी ये त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मैकाल पठार पर आ जाते हैं और बैतूल पठार। और जब हम मैकाल और बैतूल पठार की बात करते हैं तो मैकाल पठार ही वो क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक आरी प्रवाह प्रदर्शित होता है, क्योंकि मैकाल पठार से ही सटा हुआ अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी हैं। और ये पूरा क्षेत्र हकीकत में सतपुड़ा पहाड़ी का ही क्या है, विस्तार है। किसका विस्तार है, ये सतपुड़ा पहाड़ी का ही विस्तार है। और यहीं से ऊपर की तरफ उत्तर में क्या जाता है, सोन नदी जाती है, और इसके पूर्व की तरफ महानदी जाती है, और पश्चिम की तरफ घाटी, भ्रंश घाटी से बहते हुए नर्मदा नदी जाती है। और मैंने बताया था आरी प्रवाह का मतलब ही होता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र में बहने वाली नदियों का प्रवाह, जो कि कहीं आके, क्योंकि यहाँ से मिल नहीं रही है नदियाँ, यहाँ के मिलने के बजाय इन्हीं एक क्षेत्र से अलग अलग दिशा में नदियाँ क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। और इस प्रतिरूप को या इस प्रवाह प्रतिरूप को हम क्या कह देते हैं, आरीय प्रवाह प्रतिरूप कह देते हैं। ठीक है, इसके जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये बिंद पर्वतमाला है तो मैं इसे बिंद का कगार भी कह रहा हूँ। कगार क्या होता है, कगार का अर्थ ही होता है खत्म होने वाला क्षेत्र। मतलब इस तरफ ऊंचाइयां बढ़ेंगी, आगे जाते जाते बिंद का क्षेत्र थोड़ा कम होता जाएगा। उसी से लगा हुआ कैमूर पहाड़ियां हैं, और बिंद कगार के इर्द गिर्द भी बसा हुआ क्षेत्र है बघेलखंड, जो छत्तीसगढ़ और यूपी के बगल में स्थित है। और यहाँ पर हमारे पास बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार भी मौजूद है। मालवा का पठार दक्कन के ट्रैक का ही विस्तार है, और उस पर किस तरह की मिट्टी का निक्षेप है, वर्तमान में काली मिट्टी का निक्षेप है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर और बढ़ेंगे तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जो कि उत्तर भारत की विशाल मैदानी, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र को आप कह सकते हैं। और इसके हम पूर्व की तरफ अब बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ मैंने आपको बताया हजारीबाग का पठार झारखंड में, और छोटा नागपुर का पठार, और इसके ऊपर आप बिहार और बंगाल के एकदम नोक वाले हिस्से पर देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियां अवस्थित हैं। और इस तरह से इसी क्रम में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और हमें पता चला कि हम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में आ गए। कहाँ आ गए, और वापिस हम लोग कहाँ आ गए, जो शिवालिक
वाला क्षेत्र है, जो शिवालिक श्रेणी है, ये दार्जिलिंग, डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, ये सब जितनी पहाड़ियां मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये हकीकत में शिवालिक श्रेणी के ही भ्रंश हैं। क्या है ये? शिवालिक श्रेणी के भ्रंश हैं, जिनकी असंबद्धता यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। असंबद्धता मतलब ये बहुत ज्यादा भ्रंशित है, बहुत ज्यादा टूटे फूटे हैं, और इनका पहाड़ी क्षेत्र पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक है, क्योंकि यहाँ बारिश की भी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। अब दार्जिलिंग क्षेत्र और यहाँ जालदापाड़ा वगैरह की पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये पश्चिम बंगाल में अवेलेबल है, जहाँ पे चाय के बागान आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे चाय की खेती है, और चाय की खेती हमेशा सोपानी क्रम में होता है। उसके लिए ढलुआ जमीन की जरूरत होती है, और ढलुआ जमीन कहाँ मिलती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलती है। और यही वजह है कि कर्नाटक में कॉफी की भी खेती होती है। मैंने आपको ये बात इतिहास में भी बताई थी, पुर्तगालियों के साथ कॉफी आई है। आगे देखिए, उसके जैसे ऊपर जाते हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं। अब यही क्रमबद्धता धीरे धीरे जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में हम पहुंचते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ये भूटान हिमालय होते हुए सिक्किम वाला हिमालय वाला पार्ट आते आते यही आगे चल के क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश के हिमालय में तब्दील हो जाता है। ये महान हिमालय का पार्ट है। और आप अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पहाड़ों की ऊंचाइयाँ क्या है, बहुत ही ऊंचे किस्म के हैं, इनकी ऊंचाइयाँ काफी ऊपर है। और उसके बाद ऐसे ट्रायंगुलर देखिए ना, ऐसे तलवार के आर्क की शेप में वापिस ऐसे मुड़ गया है। मैंने यहाँ लिखा कि इसके आगे पट्टई भूम आपको मिल जाएगा, उसके आगे आपको बगल में ही म्यांमार और भारत की सीमा के बीच में अराकानयुमा श्रेणी आपको मिल जाएंगी, अराकानयुमा। और यही अराकानयुमा श्रेणी का एक विस्तार क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि क्या है, पहाड़ी द्वीप समूह के रूप में माना जाता है। अब अराकानयुमा के बगल जैसे ही हम लोग नागालैंड में आएंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ हैं, और नागा और असम के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पे लुसाई बरेल नामक पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। उसके और नीचे आएंगे तो मणिपुर है। मणिपुर वो क्षेत्र है जहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे लोकटक झील के रूप में भी जानते हैं, जिसे केवलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यहीं पे आपको डांसिंग डियर वगैरह मिलती हैं, जो सबसे सुंदर हिरणों में मानी जाती हैं, और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में देखी जा रही है। वर्तमान में ये रेड लिस्ट डाटा बुक में दर्ज है, ये भी याद रखिए। इसके साथ साथ और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ मिजोरम दिखेगा। ये मिजोरम क्षेत्र में मिजो पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं। और इसके जैसे ऊपर हम जाएंगे तो मेघालय आता है। और ये मेघालय में अगर हम लोग क्रम देखते हैं, कभी कभी हमसे क्रम सजाने के लिए पूछ देता है कि मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जनतियाँ, इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में क्या कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए। क्या कीजिए, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ूँ तो खासी, जयंतिया और गारो, और अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ आऊँ तो गारो खासी और जयंतिया। पूर्व की तरफ सबसे क्या है, जयंतिया, मध्य में है खासी, और सबसे पश्चिम में है गारो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए या देख लीजिए। इसके बाद हम लोग वापिस आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल डेल्टा के रूप में जाना जाता है। और ये वही डेल्टा क्षेत्र है जिसके बराबर विश्व का कोई भी डेल्टा नहीं है। और यहीं पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर एक भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में भी घोषित है। ठीक है, तो ये रहा हमारे भारत का भौतिक स्वरूप, जिसे मैंने क्या किया, एक शब्द में समझाने की कोशिश की। ये इसका विस्तार और इसका सब कुछ बहुत बड़ा है। हम इसे बारी बारी से जितने शब्द हैं इन सबके अपने टॉपिक हैं, इसे समझेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई भारत का भौतिक स्वरूप का है तो आप इसे इतने क्षेत्र में बांट करके और छिटपुट रूप से आप इन चीज़ों को याद रख लीजिए। ये आपके लिए क्या होता है कि आप अपने भारत को बहुत ही बखूबी क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, यहाँ की प्राकृतिक स्वरूप और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से ये टॉपिक हमारे पास क्या होता है, खत्म होता है। कृपया जहाँ ना समझ में आए आप इस तालिका को देख लीजिए।